आप सभी का स्वागत है आज की हमारी हिंदी की कक्षा में। आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे व्याख्या के सहित में, जो कि पूर्व परीक्षाओं जैसे सीटेट, रीट, यूपीटेट, सुपरटेट, यूटेट आदि में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली आपकी सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे। चलिए यहाँ पर हम व्याख्या सहित प्रश्नों को हल करते हैं, कौन से आपके उत्तर सही होंगे और वीडियो के लास्ट में आप लोग अपने राइट रिस्पॉन्सेस या सही उत्तर मेंशन करेंगे कितना आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही है। यहाँ पर कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, पद्यांश दिया गया है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो इस कविता का, इस पद्यांश का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके आधार पर ही आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखते हैं 91 या पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा। ठीक है, मैं गाय बड़े बन ठन के सबर के, पंक्ति का भाव किसमें है? जो यहाँ पर लाइन दी गई है, मैं गाय बड़े बन ठन के सबर के। ऑप्शन ए, बादलों ने सूरज को ढक लिया है। ऑप्शन बी, बादलों ने बिजली सा श्रृंगार कर लिया है। ऑप्शन सी, बादल सज धज कर आए हैं। ऑप्शन डी, भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं। देखो, मैं गाय बड़े बन ठन के सबर के में पंक्ति का भाव है, यहाँ पर जो बादल हैं वो सज धज के आ गए हैं, अर्थात वर्षा होने वाली है। क्यों? क्योंकि कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है बादल अपने साथ सभी साजो सामान लेकर आए हैं, मतलब जो वर्षा के लिए जरूरत होता है पानी और वायु को लेकर आकाश में आ गए हैं। बादलों का बन ठन कर कहना उनका सजने संवरने से है और उनका सजना संवरना मतलब पानी और वायु को साथ लेकर आने से है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर दिया बादल सज धज कर आए हैं, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 92, मेघों के आने से लगता है। ठीक है, दूसरी पंक्ति है आपकी, मेघों के आने से लगता है। ऑप्शन ए, बादल आसमान में छा गए हैं। बी, मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है। ऑप्शन सी, मानो गांव में, ठीक है, शहर से मेहमान आए हों। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, मेघों के आने से हवाएं तेज चलने लगती हैं, ठीक है, जिसके कारण आपके दरवाजे और आपकी खिड़कियां खटखटाने लगती हैं या खुलने लगते हैं। ठीक है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो गांव में कोई शहर से मेहमान आ गया हो। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 93 है यहाँ पर 93, बरस बाद सुध लीन ही, इस पंक्ति का भाव किस में है? ठीक है, ऑप्शन ए, बादल एक बरस के बाद आए हैं। ऑप्शन बी, बादलों ने याद कर लिया है। ऑप्शन सी, बादल बन सबर कर आए हैं। ऑप्शन डी, बादल मेहमान बनकर आए हैं। देखो, यहाँ पर बरस बाद सुध लीन ही का मतलब यहाँ पर है जो बादल हैं आपके, ठीक है, इस पंक्ति का भाव है बादल एक वर्ष के बाद आए, मतलब पिछले साल की वर्षा ऋतु में आए थे और जो अब नई वर्षा ऋतु आई है, नव वर्ष पे जो वर्षा ऋतु आई है नए साल की, वो पूरे एक साल के बाद आई है। क्योंकि पंक्तियों में कवि बता रहा है कि वर्षा की ऋतु एक वर्ष के बाद आई है और बादल पुनः एक वर्ष बाद आए हैं और उनके आने से लोगों के अंदर उत्साह हर्ष व्याप्त है, जिसे देखकर लोग मेहमानों की भांति उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 93 में, बादल एक बरस के बाद आए हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा है यहाँ पर, पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कविता के अलंकार की बात हो रही है, तो सीधे सीधे आप यहाँ पर लगा देंगे मानवीकरण अलंकार। ठीक है, क्यों? यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सी, मानवीकरण अलंकार। देखो, यहाँ पर पूरी कविता में जो कवि हैं हमारे, उन्होंने यहाँ पर जितने भी चीजें हैं, मेघ मतलब बादलों, मेहमान मानव, ठीक है, के रूप में बादलों और मेघों को क्या है, मानवों के रूप में व्यक्त किया है। हवाओं, पेड़ों, धूल, नदी, पीपल, लताओं, ताल आदि क्रियाओं को मानव की क्रियाओं को माना है। यहाँ पर यह मानव की क्रियाओं के रूप में व्यक्त किया है या प्रकट किया है। और जब प्राकृतिक अवयवों को की क्रियाओं को मानवीय क्रियाओं में या मानवीय व्यवहार में प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 95, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है?
बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है? ऑप्शन ए झुककर, ठीक है, ऑप्शन बी प्रसन्न होकर, ऑप्शन डी गले लगाकर, ऑप्शन सी गले लगाकर, ऑप्शन डी उल्हाना देकर, ठीक है। तो यहाँ पर 95 जो क्वेश्चन है, बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, देखो बूढ़े पीपल ने बादलों को या मेघों का स्वागत झुककर किया है, ठीक है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर झुककर बादलों का स्वागत किया है, जो इस पद्यांश में निहित है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, जोहार मतलब हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है, झुककर प्रणाम करने को जोहार बोलते हैं, ठीक है। जोहार की है, यही आशय है कि जोहार का मतलब क्या होता है, झुककर स्वागत करना। और जो जोहार वर्ड है आपका शब्द है वो देशज शब्द है, तो आपका यहाँ पर 95 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, झुककर प्रणाम करके। क्वेश्चन नंबर 96, पाहुन शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। पाहुन शब्द का क्या अर्थ है? तो पाहुन शब्द का अर्थ आपका यहाँ पर है क्या, मेहमान, ठीक है। पाहुन शब्द का मतलब है यहाँ पर मेहमान, और पाहुन शब्द भी आपका एक देशज शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब है क्या, मेहमान। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा, समर्पित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। देखो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी उपसर्ग और प्रत्यय की, ठीक है। जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। जो क्या है हमारा इत है, ये हमारा प्रत्यय होगा, समर्पित। क्वेश्चन नंबर 98, तितली निम्न में से किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, द्वारका प्रसाद महेश्वरी, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिओं, और आपका ऑप्शन डी हजारी प्रसाद, ठीक है। देखो जो तितली आपका उपन्यास है, ठीक है, तितली उपन्यास आपका लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। और इनके अलावा इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास है कंकाल, इरावती और भी उपन्यास है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे, निम्न में से किसकी पंक्तियां हैं? विजय सेन, मधुकर, अमीर खुसरो, चंद्र बरदाई, ठीक है। तो जो 99 क्वेश्चन नंबर आपका है, काहे को ब्याहे परदेस सुन बाबुल मोरे, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, ठीक है, जो उन्होंने गीत शीर्षक नामक कविता में लिखी हैं। और इसका शीर्षक क्या दिया है वहां पर, काहे को ब्याहे विदेश, जो कि अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं, ठीक है। और इसके ऊपर बॉलीवुड में आपके पुराने टाइम में, ऐसे टाइम में सॉन्ग भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा, प्यासा शब्द से डैश भाववाचक संज्ञा बनती है। देखो प्यासा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी क्या, आपकी प्यास, ठीक है। प्यास लगने पर हम कैसा महसूस करते हैं, प्यास लगने पर हम प्यासा महसूस करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 101, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ठकुरत, या तो सीधे सीधे लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्या ठकुरानी, यहाँ पे ठकुराइन कौन हो जाएंगे आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन सी ठकुराइन, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 102, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन है, तो खिलाड़ी शब्द का बहुवचन खिलाड़ी ही होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन बी आपको यहाँ पर करेक्ट लगा देंगे, क्यों, जो आपका 102 नंबर क्वेश्चन है, खिलाड़ी शब्द का बहुवचन करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता और एक खिलाड़ी ही रहेगा। कहते नहीं आपके टीम में कितने खिलाड़ी हैं, तो बताते हैं आप 5, 10, 11, देखो वो खिलाड़ी कितना अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा विकल्प संबोधन कारक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, बी, सबके लिए मिठाई लेकर आओ, राखी पर बाजार सजे हुए हैं, कमरे में ताला लगा है। देखो यहाँ पर सीधे सीधे आपको बताना है कौन सा संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका राइट रिस्पॉन्स होगा, यहाँ पर सही उत्तर होगा अरे। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे संबोधन कारक का चिन्ह लगा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, इस संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। कारक और विभक्ति को भी ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, सर्वनाम के आपके 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। लास्ट सेट में भी आपने देखा होगा
कि सर्वनाम के 3 प्रश्न दिए गए थे, उपसर्ग प्रत्यय के दिए हुए थे, संधि समास आपके जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 104 उसका भाई खेलता है दिया गया वाक्य में कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। लास्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी सर्वनाम की, ठीक है, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं और यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा, ठीक है। देखो जब हम सर्वनाम की बात करते हैं यहाँ पर तो आपके सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पुरुषवाचक, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा आपका होता है निश्चयवाचक, ठीक है। तीसरा आपका होता है संबंधवाचक, चौथा आपका होता है प्रश्नवाचक और पांचवा आपका होता है कौन सा? निजवाचक और आपका निश्चयवाचक, ठीक है। ये सब आपके सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वनाम की, तो यहाँ पर जो है उसका भाई खेलता है, ठीक है, उसका भाई खेलता है, तो ये आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रीवियसली वीडियोस में आप सुनेंगे तो वहाँ पर बताया गया है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। यहाँ पर जब हम बात कर लेते हैं निजवाचक सर्वनाम की, ठीक है, कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। देखो जब हम निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं तो सीधे सीधे आपका मतलब होता है जब कर्ता के साथ, ठीक, जब सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व दर्शाने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, वे अपने आप लौट आए, ठीक है, वह खुद चला आएगा, वह अपना काम स्वयं कर लेगा, उसने अपने आप को धोखा दिया। इस तरह के क्या होते हैं आपके? ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की, जो कि आपको कल भी बताए गए थे कि पुरुषवाचक सर्वनाम आपके कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो जो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं या इसके बोलने वाले, इसके सुनने वाले और इसके विषय में बात जब होती है तो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप और वे। ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया है अन्य पुरुष का उदाहरण है आपका। अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता के किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। अन्य व्यक्ति कौन? जैसे उसका भाई खेलता है, किसी दूसरे का व्यक्ति है आपका, तो यहाँ पर क्या होता है? अन्य प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह आकर सो गई, ठीक है, वह आकर सो गई, कोई और है आपका, वे उधर जा रहे हैं या उन्हें खाना खिला दूं, ठीक है। तो इसी तरह आपका निश्चयवाचक में क्या होता है? निश्चयवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध हो जिसके बारे में आप जानते हैं वहां पर। जैसे वह मेरा घर है, हमको मालूम है, डिसाइडेड है कि वो हमारा घर है। यह मेरी कार है, ठीक है, वे फल उधर रख दो, ठीक है, ये आपका हो जाते हैं निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? जब हमारे हमको घटनाओं के बारे में, व्यक्ति के बारे में पता नहीं होता कि ये किसका होगा, ठीक है। संबंधवाचक में क्या होता है? दो शब्दों के परस्पर संबंध का बोध जहां पर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो बोले ऐसे निहाल, आपने सुना होगा, या जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आपका व्यापार शब्द का विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर व्यापार शब्द का विशेषण शब्द होगा व्यापारिक, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 यदि उसने पढ़ाई की होती तो वो पास हो जाता में कौन सा काल है? ठीक है, यदि उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता। ऑप्शन ए वर्तमान काल, ठीक है, ऑप्शन बी भूतकाल, ऑप्शन सी भविष्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका उसने पढ़ाई की होती तो पास हो जाता, मतलब वो फेल हो चुका है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा भूतकाल, ठीक है। और भूतकाल में भी यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल प्रयोग किया गया है, मतलब जिन क्रियापदों से भूतकाल के कार्य होने का संकेत प्राप्त होता है परंतु किसी कारण से कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या था? उसने पढ़ाई की नहीं थी और वो पास नहीं हो पाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मत भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 107 कक्षा की, ठीक है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन बी बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। ऑप्शन सी बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। ऑप्शन डी
बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर देखो भाषा की कक्षा में जब हम समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग सुनिश्चित करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। उनके अंदर भाषाई कौशलों का विकास होता है, शब्दकोश में वृद्धि होती है, मौलिक चिंतन जागृत होता है और वो अपनी अभिव्यक्ति करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान रहती है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है कौन से वाक्य में क्रिया प्रधान रहती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। तीसरा होता है आपका भाववाच्य, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कौन से वाच्य में क्रिया प्रधान रहती है। देखो, जब हम बात करते हैं कर्तवाच्य की या जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता का प्रधानता हो या कर्ता की प्रधानता हो, या सीधे सीधे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश केला खाता है, तो यहाँ पर रमेश है केलों को खाता, तो रमेश क्या कृतवाच्य है आपका यहाँ पर। क्या, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता प्रधान है। दूसरा आपका है कर्मवाच्य, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है कर्मवाच्य में क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, ठीक है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, कवियों के द्वारा कविताएं लिखी गई हैं या रोगी को दवा दी गई है, ठीक है, उसने पुस्तक पढ़ी। और क्वेश्चन और अगला लास्ट आपका है कौन सा, भाववाच्य, जिसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल वॉइस। इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि क्रिया के भाव की प्रधानता यहाँ पर होती है। यहाँ पर होता है भाववाच्य। यहाँ पर मोहन से टहला भी नहीं जाता है, मतलब टहला भी नहीं जाता है, मुझसे उठा नहीं जाता है, धूप में चला नहीं जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाववाच्य। ठीक है, 108 में आपका ऑप्शन सी भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 109, प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं। सीधे सीधे हम लगा देते हैं यहाँ पर ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं, पहला आपका खंड काव्य, दूसरा आपका महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 110, मुक्तक क्या है, दोहा, सवैया, कवित, उपर्युक्त सभी। तो देखो मुक्तक की बात हो रही है यहाँ पर। देखो मुक्तक का कहने का मतलब ये होता है एक दोहा या चार लाइनें, या आपका छंद हो जाएगा, ठीक है, कवित्व हो जाएगा, मतलब एक दोहा, एक सवैया, एक कवित्व अपनी भाषा अपनी बात को व्यक्त कर दे। वहां पर मुक्तक में केवल एक ही छंद किसी भाव, रस या कथा को प्रकट करने में सक्षम होता है, उसको किसी और के साथ में इंटरकनेक्ट नहीं करना होता है या किसी और के साथ में जोड़ना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कबीर के जो दोहे होते हैं आपके, आपने देखा होगा एक दोहे की लाइनें क्लियर होती हैं और वो अपने मीनिंग को क्लियर करते हैं। वहाँ उनको ऊपर के दोहे या नीचे के दोहे का सपोर्ट नहीं चाहिए होता है। मतलब मुक्तक का मतलब यहाँ पर होता है जो हमारी चार लाइनें होती हैं वो अपने आप में पूर्ण होती हैं और अपनी मीनिंग को क्लियर करती हैं। तो यहाँ पर मुक्तक क्या है, ये सभी आपके मुक्तक हैं, दोहा, कवित और सवैया। ये अपने एक पैराग्राफ या इनकी जो चार लाइनें होती हैं उन चार लाइनों में ही अपनी मीनिंग को क्लियर कर देते हैं। इनको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है कि ऊपर कनेक्ट करेंगे तब मीनिंग क्लियर होगा या हम नीचे कनेक्ट करेंगे तब मीनिंग क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 111, सैनिक देश हित में जान देते हैं, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। कल एक प्रश्न था आपका, भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होते हैं, उसी तरह से आपका है सैनिक देश हित में जान देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, सैनिक देश हित में जान देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। भाषा अभ्यास महत्वपूर्ण है, अगर हम भाषा अभ्यास नहीं करेंगे तो भाषा में दक्ष नहीं होंगे। दूसरा आपका भाषिक परिवेश, मतलब हमको भाषाई परिवेश नहीं मिलेगा तो हम वहाँ पर सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो हम लिखेंगे नहीं। तो हमको इन्वायरमेंट चाहिए होता है भाषाई विकास के लिए। परीक्षाओं के थ्रू हम वहाँ पर असेस करेंगे आपने कितना भाषा की आपके अंदर पकड़ आई, कितने आप मौलिक विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं, कितनी आपके अंदर प्रभावशीलता है,
यहाँ पर आपका जो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा पाठ्य सामग्री। ठीक है, 112 में भाषा शिक्षण में भाषाई अभ्यास, भाषिक परिवेश, परीक्षाओं की तुलना में जो पाठ्य सामग्री है हमारी, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बालक को भाषाई अभ्यास और भाषिक परिवेश में जितनी अच्छी पकड़ होगी, उसका जो हमारा शैक्षिक उपलब्धि होगी या परीक्षाओं में उपलब्धि उतनी ही अच्छी होगी और वो अपनी परीक्षाओं में रुचि ले पाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, सतत मूल्यांकन का एक निहितार्थ बताइए, मतलब कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। ऑप्शन ए, बच्चों के भाषा प्रयोग पर निरंतर अवलोकन करना। बी, बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना। ऑप्शन सी, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना। ऑप्शन डी, हर महीने परीक्षाएं लेना। तो यहाँ पर जो सतत मूल्यांकन होता है उसका मतलब होता है बच्चे के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना किसका मतलब है? सतत मूल्यांकन का। क्योंकि सतत मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। विद्यार्थी ने कितना सीखा, कहाँ पे उसको कठिनाई हो रही है, अगर कठिनाई हो रही है तो हम उसकी कठिनाई को कैसे दूर करेंगे। और वो सतत मूल्यांकन है वो क्लास में भी चलता है, स्कूल की बाउंड्री में भी चलता है, वो बच्चा खेल के मैदान में होता है तब भी चलता है। मतलब हम बच्चे के ऊपर कंटिन्यू वे में ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। तो आपका यहाँ पर 113 में एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा के आधारभूत कौशल। ठीक है, यहाँ पे हम लगा लेंगे ऑप्शन डी, अंतर संबंधित होते हैं। मतलब देखो भाषा के जो 4 आधारभूत कौशल हैं वो कौन कौन से? पहला सुनना, फिर आपका बोलना, फिर आपका पढ़ना, फिर आपका लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब अंतर संबंधित होते हैं। किसी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, अगर आपके सामने कोई बोलेगा नहीं, आप किसी ध्वनियों को सुनेंगे नहीं, तो आप बोलेंगे भी नहीं। मतलब पहला लिसनिंग, फिर आपका सुनना, फिर आप जब सुन लेते हैं आप वातावरण से भाषाई तत्वों को ग्रहण करते हैं, फिर आप बोलने का प्रयास करते हैं, तो हो जाता है स्पीकिंग, बोलना, फिर आप पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, ये सब आप कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है। ऑप्शन ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी, बच्चे के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ऑप्शन सी, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो 115 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। क्यों? देखो जब आप लोगों ने बीएड और बीटीसी या डीएलएड किया होगा, जब आप क्लासरूम टीचिंग करते हैं हिंदी विषय की, तो वहाँ पर क्या होता है, हम पाठ्य पुस्तक का एक बार बच्चों के सामने आदर्श वाचन करते हैं। आदर्श वाचन का मतलब हम बच्चों के सामने उस वे में हम वो कविता या पाठ को पढ़ते हैं, बच्चे आपको देखकर अनुकरण उनको करना होता है। जैसे आप पढ़ेंगे वैसे ही बच्चे भी वहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। मतलब बच्चे वहाँ पर आपको आदर्श मानेंगे, मॉडल मानेंगे, आपके अकॉर्डिंग वो कविता या पाठ को पढ़ेंगे दोबारा। क्वेश्चन नंबर 116, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है? हिंसक प्रवचन उदाहरण है आपकी कौन है? पुल्लिंग है, और जो आपका आवृत्ति है आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि वह बहुत हिंसक है। ठीक है, वह बहुत हिंसक है, प्रवचन उसने प्रवचन दिया। ठीक है, उदाहरण यह है कि, तो ये आपके क्या है? पुल्लिंग है, और आपका जो आवृत्ति है आपकी स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन सा विकल्प कर्म कारक के अंतर्गत आएगा? ये आपको देख लेना, सीधे सीधे बहुत इजी क्वेश्चन है। कर्ता ने कर्म को, मतलब सोमवार को सावन का व्रत है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे सी हो जाएगा आपका। 118, कुछ सब्जियां खराब हो गई हैं, इस वाक्य में कुछ शब्द कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सब्जियां खराब हो गई, अब हमको पता नहीं है कौन सी सब्जियां खराब हो गई हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 118 में ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अगर हमको पता होता कि हमारे आलू खराब हो गए, बैगन खराब हो गए, भिंडी खराब हो गए, तो क्या होता है? वो निश्चयवाचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, वह मेरी कार है, इस वाक्य में सर्वनामिक विशेषण शब्द छांटिए। ठीक है, वह मेरी कार है, सर्वनामिक विशेषण छांटिए। वह मेरी कार है, ए बी सी डी। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, वह मेरी कार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो वह है वो आपका हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण, मतलब कि वह मेरी कार है वहां पे। जैसे आपका होता नहीं है कि मेरी गाड़ी, मेरी कार, मेरा घर, वह बाइक मेरी है, ठीक है, वह व्यक्ति, ये सब क्या होते हैं आपके, ये होते हैं सर्वनामिक विशेषण, वह है आपका यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन आपका, यदि तुम आओगे तो मैं साथ आऊं, जैसा अभी आपने ऊपर देखा था, एक भूतकाल का था, ये आपका भविष्य काल का है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, इस वीडियो में हमने बात किए हैं 30 क्वेश्चंस को, और जो कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जहाँ पर आपने देखे होंगे सर्वनाम के, ठीक है, और आपके उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम जो आपका अपकमिंग एग्जाम है वहाँ पर भी आपको मिलेंगी। तो बहुत अच्छे से आपको कर्ता कर्म वाले विभक्ति देख लेने हैं और आपको सर्वनाम देख लेने हैं। जो मेन टॉपिक है उनको आप इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि यही आपके जो क्वेश्चन होंगे आपके नंबर को इंक्रीज करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।